Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology by Abhishek sir. In this video I am discuss about एंडोस्पर्म. आज का जो वीडियो होगा उसमें हम एंडोस्पर्म के बारे में बात करें कि भैया एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म का टाइप क्या है, एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है. जैसा कि आपको पता है कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोस्पर्म. तो आज हम एंडोस्पर्म के बारे में बात करेंगे. अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. मतलब हम सिंपल में कह सकते हैं कि भैया जो हमारा एंडोस्पर्म है एक टाइप का ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है. जो हमारा एंडोस्पर्म है एक टाइप का ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है. जो हमारा एंडोस्पर्म है एक टाइप का न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं. समझ में आया कि भैया एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म इज टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. समझ में आया एंडोस्पर्म क्या है? अब हम एक एक करके देखेंगे भैया एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है. एक बात दिमाग में नोट कर लीजिए, जितने भी ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जितने भी प्लांट हैं जिनके अंदर ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उस सभी प्लांट में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा. तो मतलब अगर प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तभी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा. ऐसा रिपोर्टेड है. एक साइंटिस्ट थे डेविस 1966 में, उन्होंने ये बताया कि भैया 288 ऐसे फैमिली हैं, इतनी 288 ऐसी फैमिली हैं जिसमें एंडोस्पर्म मतलब डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और उनके अंदर जो प्लांट जो पाए जा रहे हैं उनमें एंडोस्पर्म पाया जाता है. ऐसा अभी तक रिपोर्टेड है. तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि एंडोस्पर्म एक टाइप का न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है. एंडोस्पर्म उसी प्लांट में पाया जाता है जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. तो अभी हम एंडोस्पर्म के हम फॉर्मेशन की बात करते हैं. आपको पता होगा कि भैया जो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें हम फ्लावरिंग प्लांट में, तो आपको हमने बताया था स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक के अंदर टू सिनर्जी एग सेल, फिर पोलर न्यूक्लियाई, फिर एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं. जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा तो भैया फिर उसके बाद पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होगा. जब पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन हो जाएगा तो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. जब जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा तब जर्म ट्यूब में जनरेटिव जो आपका उसमें जो सेल था उससे कुल 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. अब ये मेल गैमेट ओवरी से होते हुए ओव्यूल के अंदर जाएंगे और ओव्यूल के अंदर जाने के बाद एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल से वो फ्यूज कर लेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा, और जो आपका दूसरा मेल गैमेट था वो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास और उससे वो फ्यूज करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेगा. यहाँ हमने चार्ट फॉर्म में बनाया है, बहुत सिंपल. ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई है और मेल गैमेट, ठीक है, इस दोनों में फ्यूजन होता है और इस फ्यूजन को एक स्पेशल टर्म देते हैं ट्रिपल फ्यूजन. क्या टर्म देते हैं?
ट्रिपल फ्यूजन, और जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तब जाके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ सिंपल में समझिए कि भैया अगर ये हमारा ओव्यूल है, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल हैं। तो अगर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, 2 मेल गैमेट यहाँ पे आए, तो एक मेल गैमेट एग से फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा, और जो आपका जो दूसरा मेल गैमेट है पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेता है। अभी समझ में आया कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा। एक जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और उसके बाद आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जो कि एंडोस्पर्म 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। और पोलर न्यूक्लियाई क्या है, तो पोलर न्यूक्लियाई भाई डिप्लॉइड होता है और मेल गैमेट तो हैप्लॉइड होता ही। तो पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट आपस में जब फ्यूज होंगे तो इस फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अरे भैया ट्रिपल फ्यूजन हो रहा ना, ये 2n हो गया और ये n हो गया तो 3 हो गए, तो 3 आएगा तो भैया ट्रिपल यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन होगा और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब हमने आपको डबल फर्टिलाइजेशन जब बताया था तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद हो, तो हमने आपको वहां पे बताया था कि भैया ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जब ट्रिपल फ्यूजन होगा तो उससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि एंडोस्पर्म 3n होता है, मतलब ट्रिप्लॉइड होता है। समझ में आया एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ऐसे हुआ कि भैया जो पोलर न्यूक्लियाई था उससे मेल गैमेट आया और फ्यूज किया, और फ्यूज करने के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लिया। समझ में आया। अब देखिए एंडोस्पर्म जो है ये मेनली डेवलपमेंट के बेसिस पे, अब देखिए एंडोस्पर्म के हम टाइप पे आते हैं। स्पर्म जो आपका है ये डेवलपमेंट के बेसिस पे कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है, इसके बेसिस पे एंडोस्पर्म कुल मेनली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, एंडोस्पर्म कुल मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन से बेसिस पे, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बेसिस पे कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है कैसे हो रहा है, उसी बेसिस पे एंडोस्पर्म जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। जो आपका पहले टाइप का एंडोस्पर्म है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कौन सा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके बाद आपका है सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो 3rd टाइप है वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म। समझ में आया। एंडोस्पर्म तो मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन से बेसिस पे, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बेसिस पे एंडोस्पर्म जो हमारे हैं वो भैया 3 टाइप के होते हैं। एक आपका है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर आपका है सेलुलर एंडोस्पर्म, फिर आपका है हेलोबियल एंडोस्पर्म। समझ में आया। एंडोस्पर्म कितने टाइप के, एंडोस्पर्म 3 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर, फिर सेलुलर और हेलोबियल एंडोस्पर्म। कौन से बेसिस पे, तो भैया एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बेसिस पे ही एंडोस्पर्म को कुल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, उसको नाम दिया गया है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर सेलुलर और फिर हेलोबियल एंडोस्पर्म। समझ में आया। हमने आपको शुरू में ही बताया कि भैया जो आपके जो डेविस साइंटिस्ट है इन्होंने 1966 में ये बताया कि 288 स्पीसीज ऐसे हैं, 288 फैमिली हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है। फिर उन्होंने ये बताया कि इस 288 फैमिलीज ए से जो 161 फैमिली है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है, और जो 72 फैमिलीज हैं
वो उसमें सेलुलर एंडोस्पर्म पाया जाता है, और बाकी जो 70 फैमिली है उसमें हेलोवियल एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो भैया हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम इन जनरल एंडोस्पर्म कौन सा पाया जाता है, तो इन जनरल ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जनरली पाया जाता है जितने भी प्लांट हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका है सेलुलर एंडोस्पर्म, और कहीं कहीं पे हेलोवियल एंडोस्पर्म पाया जाता है। ऐसा रिपोर्टेड है कि हेलोवियल एंडोस्पर्म मैक्सिमम जो है वो मोनोकाट जो प्लांट होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि भैया हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हम किसे कहेंगे, और सेलुलर एंडोस्पर्म हम किसे कहेंगे, और हेलोवियल एंडोस्पर्म हम किसे कहेंगे। एक एक करके देखेंगे कि न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोवियल एंडोस्पर्म हम किसे कहेंगे। तो पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसे कहेंगे। अच्छे से समझिएगा, ओव्यूल के एम्ब्रियो साइक के अंदर जब ट्रिपल फ्यूजन हुआ, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, मतलब आप कह सकते हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, तो अब क्या होगा, इनमें डिवीजन होगा, अब ना इससे अधिक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। अरे भाई होगा ना। अब देखिए अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। लेकिन ये जब ये डिवीजन होगा तो भैया यहाँ पे केवल ये न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, सेल वॉल या साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। एक बार फिर से समझिए, सेल में आपने पढ़ा होगा साइटोकाइनेसिस और ये कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो और सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर आपको प्लांट का सेल डिवीजन थोड़ा सा उसका जो कॉन्सेप्ट हो तो न्यूक्लियर टाइप के एंडोस्पर्म में क्या होगा कि भैया कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, मतलब कोई सेल वॉल या सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होगा सेल डिवीजन के दौरान, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। मतलब कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाता है। किसमें, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाता है, जिसमें कोई भी सेल वॉल या सेल प्लेट इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, केवल और केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें देखिए ये भैया आपका एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस था, प्राइमरी एंडोस्पर्म, इसमें माइटोटिक हुआ, इसमें माइटोसिस हुआ तो भाई कुल 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, फिर माइटोसिस होगा मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में बीच में एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, और जितने भी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई हैं सभी पेरीफेरी पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरा एक कहने का मतलब बस इतना सा है कि ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाए, इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। समझ में आया? ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाए डेवलपमेंट के दौरान, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। समझ में आया? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें डेवलपमेंट के दौरान केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो, मतलब ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाए, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। समझ में आया? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है, जिसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाए, इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। अब इन जनरल देखें कि भैया, तो आपने भाई कोकोनट मिल्क देखा होगा, पिया भी होगा भाई, बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
किसी को फीवर हुआ हो या कोई चीज़ हुआ हो तो आप उसको पिलाइए, उसको बहुत अच्छा इम्यूनिटी मिलता है। तो आपका भैया कोकोनट जो मिल्क हो गया, फिर कॉटन में पाया जाता है, फिर वीट में पाया जाता है, और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिसके अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। समझ में आया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है। अब हम चलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म पे, जो दूसरा टाइप है एंडोस्पर्म का, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। अब देखिए इसका सेम उल्टा है, इसमें एकदम नॉर्मल कंडीशन है। इस टाइप का जो एंडोस्पर्म है, इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद जो माइटोसिस होगा उसमें साइटोकाइनेसिस भी होगा और कैरियोकाइनेसिस भी होगा। अच्छे से समझिएगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा और कैरियोकाइनेसिस भी होगा। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा और सेल प्लेट या सेल वाल का भी फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पे सेल वाल का बीच में फॉर्मेशन है, मतलब पार्टीशन है, और न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा, मतलब सेल वाल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। आप सिंपल में समझिए कि ऐसा एंडोस्पर्म इसमें डेवलपमेंट के दौरान साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों ही पाया जाए, इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। अभी क्लियर हुआ सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने बोला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो, मतलब केवल कैरियोकाइनेसिस हो, कोई भी साइटोकाइनेसिस ना हो, मतलब कोई सेल वाल का फॉर्मेशन ना हो। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। और ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों प्रोसेस हो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के दौरान, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। समझ में आया? बोलिए। या आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया और ये सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया। दो टाइप के एंडोस्पर्म हो गए, एक आपका हुआ था न्यूक्लियर, दूसरा है सेलुलर। अब थर्ड एंडोस्पर्म की बात करते हैं, जो आपका है हिलोबियल एंडोस्पर्म। ये भैया इंटरमीडिएट होता है। इसका जो डेवलपमेंट है, इसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के भी और ये सेलुलर एंडोस्पर्म के भी। तो आइए देखते हैं भैया हिलोबियल एंडोस्पर्म क्या है। हिलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होगा, जब पहला माइटोसिस होगा भाई, जब माइटोसिस होगा तो बिल्कुल वो सेलुलर टाइप का होगा। जो पहला जो माइटोसिस होगा वो बिल्कुल सेलुलर टाइप का होगा, मतलब बीच में भाई सेल वाल का भी फॉर्मेशन हो जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों का प्रोसेस हो रहा है, ठीक। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो ऊपर वाला जो न्यूक्लियाई है, इसके बाद जो ऊपर वाला न्यूक्लियाई है उनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाता है, लाइक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो क्या होगा भैया, इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम हिलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। अभी समझ में आया, इसमें दोनों के कैरेक्टर है ना। तो हिलोबियल एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है, हिलोबियल एंडोस्पर्म में हो रहा है कि जो पहला डिवीजन है बिल्कुल सेलुलर की तरह होगा, ठीक। और उसके बाद जो ऊपर वाला जो न्यूक्लियाई था वो बिल्कुल ही फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह केवल उसके न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम भैया हिलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। समझ में आया एंडोस्पर्म? एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। हमने आपको बताया कि एंडोस्पर्म एक टाइप का न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, ठीक है। फिर हमने आपको फॉर्मेशन बताया। तो भैया एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ऐसे होता है। तो इसमें क्या है कि जो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई था और मेल गैमेट था, आपस में ये फ्यूज होते हैं। इनके फ्यूजन को
मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं और उससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर हमने आपको बताया एंडोस्पर्म मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन से बेसिस पे? तो भैया एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बेसिस पे एंडोस्पर्म 3 टाइप के होते हैं, जिसमें आपका है न्यूक्लियर, फिर सेलुलर, फिर फैलोपियल एंडोस्पर्म। हमने आपको ये बताया कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एक टाइप का ऐसा एंडोस्पर्म है जिसमें कि डेवलपमेंट के दौरान फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाए, मतलब हम कह सकते हैं केवल कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट हो, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। इसके बाद आपका है सेलुलर एंडोस्पर्म, ऐसा एंडोस्पर्म इसमें डेवलपमेंट के दौरान कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों ही हो, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। और आपका जो लास्ट में है वो है हिलोबियल एंडोस्पर्म, ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाएं, एक तो आपका न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों के कैरेक्टर पाए जाए। अब कैसे? इसमें जो पहला जो डिवीजन हो वो बिल्कुल वो सेलुलर के तरह हो, मतलब साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस ये दोनों ही हो, लेकिन इसके जो बाद का जो डिवीजन है वो बिल्कुल वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टाइप का हो, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हैलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology by Abhishek sir. In this video I am discuss about apomixis. आज का जो वीडियो होगा उसमें हम एपोमिक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। भैया एपोमिक्सिस क्या होता है? आपको पता होगा कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एपोमिक्सिस। बहुत बार पूछा गया है और हम बहुत सारे कंफ्यूज कर जाते हैं कि भैया क्या है, तो हम सिंपल लैंग्वेज में आपको आज बताएंगे कि भैया एपोमिक्सिस क्या होता है। आपको हम बता दें कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। मतलब एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन हो जाए, तो उस फिनोमेना या उस हम प्रोसेस को एपोमिक्सिस बोलते हैं। समझ में आया? एपोमिक्सिस क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। समझ में आया? एपोमिक्सिस क्या है? बोलिए। देखिए, इन जनरल होना क्या चाहिए? इन जनरल होना चाहिए कि भैया आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में ये फ्यूज करें, मतलब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो, फिर आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, फिर सीड का फॉर्मेशन हो। इन जनरल होना ये चाहिए, लेकिन एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है? एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन हो जाए तो उस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। समझ में आया कि एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो एपोमिक्सिस को सबसे पहले एंटोनी वान लुईवेनहक साहब ने बताया। इन्होंने 1790 में बताया। एंटोनी वान लुईवेनहक साहब ने 1719 में सबसे पहले एपोमिक्सिस के बारे में बताया। इन्होंने जो सिट्रस जो प्लांट थे उसमें इन्होंने देखा कि भैया एपोमिक्सिस का प्रोसेस इनके अंदर पाया जा रहा है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको उन्होंने एपोमिक्सिस टर्म दिया। तो कभी भी आए कि एपोमिक्सिस की डिस्कवरी या खोज किसने की? तो एपोमिक्सिस की खोज एंटोनी वान लुईवेनहक साहब ने की। कब किया? तो भैया 1790 में किया। इसमें किया तो जो आपके जो सिट्रस जो प्लांट है, जैसे ऑरेंज हो गया, ये एवन हो गया, तो इसमें इन्होंने खोजा कि भैया एपोमिक्सिस का प्रोसेस पाया जा रहा है, इसका जो सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन जा रहा है। तो समझ में आया एपोमिक्सिस क्या है? मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। आप देखिए
एपोमिक्सिस होने के लिए जितने भी प्लांट हैं जिनके अंदर एपोमिक्सिस होने के लिए ये 4 जो आपके प्रोसेस हैं, ये जिनके अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर एपोमिक्सिस होता है, जिसमें आपका पहला है पार्थिनोजेनेसिस। अगर ऐसे प्लांट हैं जिनमें पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है तब भी बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनेगा, और अगर एडवांटिव एम्ब्रियोनी हो रहा है तब भी बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनेगा। एपोस्पोरी हो रहा है तब भी बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनेगा, अगर एपोगैमी हो रहा है तो भी बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनेगा। तो मतलब ये 4 तरीके हैं जो एपोमिक्सिस में होते हैं, जिनके द्वारा बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन होता है। ये जो चारों टाइप हैं ये अलग अलग स्पीशीज में पाए जाते हैं। भाई अलग अलग स्पीशीज पाए, तो आइए देखते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस में क्या है, एडवांटिव एम्ब्रियोनी में क्या होगा, एपोस्पोरी में क्या होगा और एपोगैमी में क्या होगा। तो पहले बात करते हैं हम पार्थिनोजेनेसिस की, इसकी बात करते हैं हम। पहले बात करते हैं पार्थिनोजेनेसिस की। तो पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत आराम से समझिएगा, कुछ भी टफ नहीं है। देखिए पार्थिनोजेनेसिस में क्या है कि ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जो ये एग सेल है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो आपके एग सेल हैं, कौन सा सेल है, एग सेल है। समझ में आया? ओव्यूल के अंदर जो एग सेल है इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ना हो, मतलब ये अनफर्टिलाइज हो। अनफर्टिलाइज जो यग है उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए और फिर ये सीड का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। और पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा एपोमिक्सिस का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। समझ में आया? पार्थिनोजेनेसिस में क्या है कि ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो ये एग सेल है, एग सेल अनफर्टिलाइज हो, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन का जो आपका प्रोसेस है वो ना हुआ हो और उससे डायरेक्ट ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले और फिर ये सीड का फॉर्मेशन कर ले, तो इसे हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। और जो पार्थिनोजेनेसिस है इसका एक एग्जाम्पल आप याद रखिए, सोलेनम निग्रम जिनके अंदर पाया जाता है, ये पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस और फिर एपोमिक्सिस होता है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि एडवांटिव एम्ब्रियोनी। आपका पहला जो था पार्थिनोजेनेसिस था, जिसमें हमने आपको बताया कि ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग सेल है, एग सेल से बिना फर्टिलाइजेशन की सीड एम्ब्रियो और ये सीड का फॉर्मेशन हो जाए, तो उसे हम पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। लेकिन आपका है एडवांटिव एम्ब्रियोनी। अब देखिए एडवांटिव एम्ब्रियोनी में क्या होगा। एडवांटिव एम्ब्रियोनी में ये बताया गया कि भैया जो आपका ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो वेजिटेटिव जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे आपका न्यूक्लियस हो गया, इंटेगुमेंट हो गया, आपका ये चलाजल इंड हो गया। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि ओव्यूल के अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट है, कौन सा पार्ट, जो आपका जो वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे ये न्यूक्लियस, इंटेगुमेंट और ये चलाजल इंड, इससे आपका डायरेक्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए और फिर ये सीड का फॉर्मेशन हो, तो इसे हम एडवांटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं। और एडवांटिव एम्ब्रियोनी के द्वारा एपोमिक्सिस का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। समझ में आया? बोलिए एडवांटिव एम्ब्रियोनी में क्या है, एक बार फिर से देखिए क्या है। ओव्यूल के अंदर जो भी वेजिटेटिव जो पार्ट हैं, कौन से पार्ट, वेजिटेटिव जो पार्ट हैं, जैसे न्यूक्लियस, इंटेगुमेंट हो गया, आपका वो चलाजा हो गया, इससे डायरेक्ट ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो और फिर ये सीड का फॉर्मेशन हो जाए, तो इसे बोलते हैं एडवांटिव एम्ब्रियोनी। समझ में आया? एडवांटिव एम्ब्रियोनी क्या है और एडवांटिव एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल याद रखिए। एक आपका मैंगो है और जो सिट्रस जो प्लांट होते हैं उनके अंदर भी एडवांटिव एम्ब्रियोनी रिपोर्टेड है। सब
समझ में आया? बोलिए। पार्थिनोजेनेसिस हो गया, एडवांटिव एम्ब्रियोनी हो गया, ठीक। अब जो थर्ड आपका है यह है एपोस्पोरी। क्या है? एपोस्पोरी। इसको भी अच्छे से समझिए। एपोस्पोरी में क्या बताया गया कि भैया ओव्यूल के अंदर एक ये नए टाइप के ओव्यूल के अंदर पुराने एम्ब्रियोसाइक को छोड़ के एक नए एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन हो जाए। अच्छे से समझिएगा, एक नए एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन हो जाए और जो नया वाला एम्ब्रियोसाइक है इसके, अब भाई ये एम्ब्रियोसाइक है तो 2 सिनर्जिड एग सेल, फिर पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल होंगे। तो ये बताया गया एपोस्पोरी में कि ओव्यूल के अंदर नए एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन हो जाए और इस एम्ब्रियोसाइक का जो एग सेल है वो बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करे और फिर सीड का फॉर्मेशन कर ले, तो इसे हम एपोस्पोरी बोलते हैं। समझ में आया? एपोस्पोरी क्या है? बोलिए। अरे भैया ओव्यूल के अंदर नए एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन हो और जो ये नया वाला एम्ब्रियोसाइक है उसके एग सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो का और फिर सीड का फॉर्मेशन हो, तो उसे हम एपोस्पोरी बोलते हैं। आपका सबसे लास्ट और फोर्थ है एपोगैमी। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एपोगैमी, ठीक है ना। अब देखिए एपोगैमी में क्या होगा भाई, क्या बताया गया? एपोगैमी में ये बताया गया कि जो एम्ब्रियोसाइक के अंदर जो आपके ये सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल है, आपको दिख रहे हैं सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल। ये देखिए ये 3 एंटीपोडल सेल और 2 सिनर्जिड। ये जो एंटीपोडल सेल हैं और ये सिनर्जिड हैं, इनसे ये सीड का, इनसे एम्ब्रियो का और फिर ये सीड का फॉर्मेशन हो जाए, इनसे एम्ब्रियो का और सीड का फॉर्मेशन हो जाए, तो इसे एपोगैमी बोलते हैं। जो एपोगैमी एलियम में पाया जाता है इन जनरल, और भी बहुत सारे, लेकिन आप एलियम एक एग्जाम्पल याद रखिए। समझ में आया? एपोस्पोरी कितने तरीके से हो सकता है? अगर पार्थिनोजेनेसिस हो जाए या एडवांटिव एम्ब्रियोनी हो जाए या एपोस्पोरी हो जाए या एपोगैमी हो जाए, तो भैया ये जो आपका एपोमिक्सिस का प्रोसेस है वो पूरा हो सकता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। हमने आपको बताया एपोमिक्सिस क्या है, मतलब कि एक फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन हो जाए तो उसे हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। और एपोमिक्सिस की डिस्कवरी एंटोनी वान लुइवेनहक साहब ने 1790 में सिट्रस जो प्लांट हैं उनके अंदर किया था। एपोस्पोरी जो है वो मेनली 4 टाइप से हो सकता है। अगर पार्थिनोजेनेसिस हो जाए या एडवांटिव एम्ब्रियोनी हो जाए या एपोस्पोरी हो जाए या एपोगैमी हो जाए। हमने बताया पार्थिनोजेनेसिस में कि जो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसाइक है, इसका जो एग है अनफर्टिलाइज एग सेल से एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन हो जाए तो उसे पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। और एडवांटिव एम्ब्रियोनी में हमने आपको ये बताया कि जो ओव्यूल के अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट है, ये वेजिटेटिव पार्ट से डायरेक्ट एम्ब्रियो और ये सीड का फॉर्मेशन हो जाए तो इसे हम एडवांटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं। फिर हमने आपको एपोस्पोरी में बताया कि ओव्यूल के अंदर एक नए एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन हो जाए और जो वो आपका ये नया वाला एम्ब्रियोसाइक है उसके अंदर जो एग सेल है उससे एम्ब्रियो और ये सीड का फॉर्मेशन हो जाए तो इसे हम एपोस्पोरी बोलते हैं। अब भैया एपोगैमी में क्या है? एपोगैमी में है कि ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियोसाइक है इसके अंदर जो सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल हैं इससे डायरेक्ट ही एम्ब्रियो आपका बन जाए और फिर ये सीड का फॉर्मेशन हो जाए तो इसे एपोगैमी बोलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology by Abhishek sir. In this video I am discuss about पार्थेनोकार्पी। आज का जो वीडियो होगा उसमें पार्थेनोकार्पी के बारे में हम करें कि भैया पार्थेनोकार्पी क्या है। तो आपको हम बता दें कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दीज fruits seedless in nature is called पार्थेनोकार्पी। मतलब हम सिंपल में कह सकते हैं कि पार्थेनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो और जो वो फ्रूट हो वो सीडलेस इन नेचर का हो। तो भैया इस प्रोसेस को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो अभी समझ में आया पार्थेनोकार्पी क्या है कि मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन दीज फूड सीडलेस इन नेचर इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। जो पार्थेनोकार्पी टर्म था ये सबसे पहले 1902 में एक साइंटिस्ट थे नॉल। तो भैया ये नॉल साइंटिस्ट ने सबसे पहले पार्थेनोकार्पी टर्म जो है इसको उन्होंने दिया था। तो कई बार को क्वेश्चन पूछा था कि पार्थेनोकार्पी जो टर्म है ये किसने दिया, तो आप वहाँ पे बता देंगे कि भैया नॉल साइंटिस्ट है 1902 में उन्होंने पार्थेनोकार्पी टर्म दिया था। हम क्या आपको बताया, हम बताया कि पार्थेनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो और जो आपका जो फ्रूट हो वो सीडलेस इन नेचर का हो। अब देखिए होगा क्या और होना क्या चाहिए, होना चाहिए कि भैया मेल गैमेट यहाँ से आए और पॉलन ट्यूब से ये अंदर जो एम्ब्रियोसाइक है एम्ब्रियोसाइक के एग सेल से वो फ्यूज करे, मतलब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो और जो ये ओवरी वाला जो पोर्शन हो वो आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए और जो बीच का पोर्शन हो वो सीड में कन्वर्ट हो जाए। तो भैया ऐसा जो फ्रूट होगा उसमें क्या बोलते हैं बीच में तो सीड होगा ही, लेकिन पार्थेनोकार्पी में क्या हो रहा है, ये जो फर्टिलाइजेशन है जो इसके अंदर मेल गैमेट आएगा और एग से वो फ्यूज करके वो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है कंप्लीट करेगा वो होगा ही नहीं। पार्थेनोकार्पी के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा ही नहीं। ओवरी खुद बखुद स्टिमुलेट हो जाए और फ्रूट का फॉर्मेशन कर ले, तो इसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अभी भाई क्लियर हुआ पार्थेनोकार्पी क्या है। अब देखिए पार्थेनोकार्पी कौन से तरीके से हो रहा है उसके बेसिस पे जो आपका पार्थेनोकार्पी है वो मेनली कुल 2 टाइप के होते हैं। एक आपका है नेचुरल पार्थेनोकार्पी, एक आपका है इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। एक आपका है नेचुरल पार्थेनोकार्पी और दूसरा आपका है इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। तो भैया नेचुरल पार्थेनोकार्पी में क्या है, ऐसा पार्थेनोकार्पी जिसमें नेचर वाला मतलब जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर हैं वो डिपेंड करे कि पार्थेनोकार्पी का प्रोसेस हो। तो ऐसे हम प्रोसेस को नेचुरल पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। समझ में आया। जैसे कि बहुत हाई टेम्परेचर हो जाए या फिर बहुत ही लो टेम्परेचर हो जाए तो इस कंडीशन में भी फ्रूट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो भैया वो नेचुरल पार्थेनोकार्पी के अंदर में आएगा। अब जो आपका जो दूसरा पार्थेनोकार्पी आपका है इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, मतलब आर्टिफिशियली जो प्लांट है उसके साथ ये छेड़खानी की जाए और फिर ये पार्थेनोकार्पियल फ्रूट का फॉर्मेशन हो तो उसे हम इंड्यूस पार्थेनोकार्पी कहते हैं। समझ में आया इंड्यूस पार्थेनोकार्पी क्या है, मतलब ऐसा पार्थेनोकार्पी जिसमें जो आपका प्लांट है उसके साथ आर्टिफिशियली छेड़खानी की जाए, मतलब जो आपका ये ओवरी है ओवरी से छेड़खानी की जाए और उससे फिर ये फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए और जो वो फ्रूट हो वो सीडलेस इन नेचर का हो। तो ऐसे प्रोसेस को हम इंड्यूस पार्थेनोकार्पी कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए इंड्यूस पार्थेनोकार्पी को मेनली 2 कैटेगरी में इसको फिर से डिवाइड किया गया है। एक आपका है मैकेनिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी
एक आपका है केमिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, एक आपका है मैकेनिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी और दूसरा आपका है केमिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। अब देखिए कि भैया मैकेनिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी में क्या होगा और केमिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी में क्या होगा। तो भैया नाम से ही क्लियर है, केमिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी मतलब ऐसा पार्थेनोकार्पी जिसमें केमिकल का यूज किया जाए उसे हम केमिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी कहेंगे। और जो आपका जो मैकेनिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी है ऐसा पार्थेनोकार्पी जिसमें केमिकल का यूज ही ना किया जाए उसे हम मैकेनिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी कहते हैं। मतलब ये मैकेनिकली पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर दिया जाए, मतलब जो पार्थेनोकार्पी का जो प्रोसेस है वो मैकेनिकली ये कर दिया जाए तो उसे हम मैकेनिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी कहेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि भैया ये मैकेनिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी कैसे होगा और ये केमिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी क्या होगा। अब देखिए मैकेनिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी में ये बताया गया कि भैया अगर इमेच्योर जो पॉलन है, इमेच्योर जो पॉलन है वो इसके सरफेस पे आ जाए, वो इसके सरफेस पे आ जाए, ये तो एक कंडीशन हो गया, इसके सरफेस पे आ जाए। अब भैया ये इमेच्योर है तो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मेल गैमेट का बनने का कोई बात ही नहीं बनता है। तो मतलब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस से नहीं होगा। लेकिन जब जो आपका इमेच्योर जो पॉलन जो ग्रेन है वो इसकी सरफेस पे आ जाएगा तो आपका जो ओवरी है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और स्टिमुलेट होके वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो भैया ये पहला टेक्निक है पार्थेनोकार्पी फ्रूट बनाने का। इमेच्योर जो पॉलन ग्रेन है इसको यहाँ पे डाल दिया जाए इसके स्टिग्मा पे तो आपका ओवरी जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और फिर ये फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेगा और जो वो आपका जो फ्रूट होगा वो सीडलेस इन नेचर का होगा। अब देखिए फिर दूसरा क्या है, दूसरा आपका है फॉरेन पॉलन, मतलब कोई आपका जो दूसरा पॉलन हो, कैसा कोई आपका कोई दूसरा पॉलन, इस स्पीसीज का पॉलन ग्रेन ही ना हो, वो दूसरे स्पीसीज का पॉलन ग्रेन हो और इसके स्टिग्मा पे वो डाल दिया जाए और जब इसके स्टिग्मा पे डाल दिया जाए तो भैया ये ओवरी जो है ये स्टिमुलेट हो जाए और ओवरी स्टिमुलेट होके फ्रूट का फॉर्मेशन कर ले है भाई। अब भैया वो दूसरा वो पॉलन वो ग्रेन है तो यहाँ पे तो जर्मिनेट वो कर नहीं सकता क्योंकि आपको हमने बताया था कि पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे आएगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो ओवरी को स्टिमुलेट कर देगा। तो भैया ये आपके कुल मैकेनिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी में कुल दो तरीका हो गया। एक क्या है, एक आपका है इमेच्योर जो पॉलन ग्रेन है वो इसके सरफेस पे आ जाए, अब भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा और ओवरी स्टिमुलेट हो जाएगा और ये फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर दूसरे में क्या है, जो आपका जो फॉरेन पॉलन है, मतलब इस स्पीसीज का पॉलन ग्रेन हो ही ना, मतलब दूसरा जो पॉलन ग्रेन है वो इसके सरफेस पे आ जाए और आने के बाद ये इसका ओवरी स्टिमुलेट हो जाए, फर्टिलाइजेशन का तो प्रोसेस हो ही ना और ये फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए। अब देखिए फिर मैकेनिकल में क्या है, जो तीसरा क्या है, तीसरा आपका ये है कि आपका जो आपका ये कार्पल है इसमें जब पॉलन ग्रेन आए मतलब पॉलिनेशन का प्रोसेस हो, ठीक है, पॉलिनेशन का प्रोसेस हो और जर्म ट्यूब का जैसे ही फॉर्मेशन हो, मतलब जब पॉलिनेशन हुआ तो पॉलिनेशन के बाद ये जर्म ट्यूब का जैसे ही फॉर्मेशन हो, स्टाइल को ही यहीं से ये कट कर दिया जाए। अच्छे समझिएगा, स्टाइल को ही ये कट कर दिया जाए। जब यहाँ जर्मिनेशन हो गया है तो ओवरी स्टिमुलेट हो चुका है, जब एक बार ओवरी स्टिमुलेट हो गया तो भैया ये फ्रूट तो बनाएगा ही। अब अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड ये बनेगा, तो क्या होगा, अब जब ये पॉलन ग्रेन इस पे आया, ओवरी स्टिमुलेट हो गया है और हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, जब यहाँ से भाई कट कर दिया तो अब तो ये इसके अंदर आएगा नहीं ट्यूब, तो भाई कोई फर्टिलाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं
उठता है तो आपका ये फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये 3 टेक्निक हो गए। पहला क्या था, पहला आपका था कि इमेच्योर जो पॉलन ग्रेन है इसके सरफेस पे डाल दिया जाए। फिर दूसरा क्या है कि कोई दूसरे स्पीसीज का जो आपका फॉरेन जो पॉलन हो उसको डाल दिया जाए, तब भी ओवरी स्टिमुलेट हो जाएगी। या फिर हम इसके स्टिग्मा को ही हम कट कर दें पॉलिनेशन के बाद, जब जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होने वाला हो या थोड़ा सा हो चुका हो। तो भैया ये 3 टेक्निक है। और जो आपका जो 4th टेक्निक है पॉलन सस्पेंसर, ऐसा रिपोर्टेड है कि अगर ओवरी के अंदर ये डायरेक्ट ही जो पॉलन सस्पेंसर है वो इंजेक्ट कर दिया जाए। अच्छे से समझिएगा, ओवरी के अंदर जो आपका पॉलन सस्पेंसर है वो डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाए, तब भी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली रिपोर्टेड है। तो भैया ये 4 टेक्निक हो गया आपका मैकेनिकल इंड्यूस पार्थिनोकार्पी में। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। जो पहला था उसमें हमने ये बताया कि भैया इमेच्योर जो पॉलन जो ग्रेन है वो इसके सरफेस पे आ जाए, ओवरी स्टिमुलेट हो जाए, लेकिन फर्टिलाइजिंग का प्रोसेस कंप्लीट ना हो और ये फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर कोई दूसरे स्पीसीज का जो आपका जो फॉरेन जो पॉलन है वो उसके सरफेस पे आ जाए और इस पे आने के बाद ओवरी को स्टिमुलेट कर दे। फिर तीसरा आपका था स्टाइल को ही हम कट कर दें पॉलिनेशन के बाद। और जो आपका जो 4th था वो आपका जो पॉलन सस्पेंसर है उसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर दें। मतलब आप सिंपल में ये समझिए कि बस ओवरी स्टिमुलेट होना चाहिए और जैसे ही पॉलन ग्रेन इसकी सरफेस पे आएगा ओवरी खुद ब खुद अपने आप को स्टिमुलेट कर लेता है। और जब एक बार ओवरी स्टिमुलेट हो गया तो भैया वो फ्रूट तो बनाएगा ही। सीड कब बनेगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा तब। तो भैया फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं भाई, जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो जो आपका जो फ्रूट होगा वो सीडलेस ही नेचर का होगा। बस सिंपल में दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिए कि ओवरी को स्टिमुलेट होना है वो कोई भी तरीके से हो और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट ये ना होने पाए तो पार्थिनोकार्पियल फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो लास्ट आपका है केमिकल इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, इसमें ये रिपोर्टेड है कि ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन ये 2 जो ग्रोथ हार्मोन है इसको अगर प्लांट में इंजेक्ट कर दिया जाए, जो आपका ऑक्सिन और ये जिब्रेलिन है जो 2 आपके जो ग्रोथ हार्मोन हैं इसको अगर प्लांट में इंजेक्ट कर दिया जाए तो भी ये रिपोर्टेड है कि भैया पार्थिनोकार्पियल फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो आपके जो ग्रोथ हार्मोन है इसको हम कब इंजेक्ट करें? ऐसा रिपोर्टेड है कि जो आपका ऑक्सिन है ये एंथेसिस के बाद और जो आपका ये जिब्रेलिन है ये एंथेसिस से पहले अगर प्लांट में अप्लाई कर दिया जाए बाहर से तो ये पूरी पॉसिबिलिटी कि पार्थिनोकार्पियल फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। एंथेसिस आप समझ रहे हैं, जब अब ये जो आपका जो फ्लावर है जब वो ओपन होता है तो उसी को एंथेसिस बोलते हैं। तो भैया जो आपका ये ऑक्सिन है ये एंथेसिस के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और जो आपका ये जिब्रेलिन है ये एंथेसिस से पहले आपको अप्लाई करना। अगर आपने अप्लाई किया तो पार्थिनोकार्पियल फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो भैया लाइक कर दीजिए और इस चैनल पे नए हो तो